मुंबई एक ऐसा शहर जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं, लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया है। I.C कॉलोनी बोरीवली एक शांत और समृद्ध कॉलोनी, लेकिन ये शांति सिर्फ दिन में होती है। रात होते ही ये जगह जिंदा लाशों का शहर बन जाती है। लोग कहते हैं यहाँ एक पार्क है जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। 30 साल पहले इसी पार्क के कोने में एक माली ने अपने पैरों से लिखा था अपनी मौत का पैगाम। उसने अपने हाथों से जमीन के नीचे कुछ दबा दिया था और उसी रात उसकी लाश उसी पेड़ से लटकती मिली। तब से लेकर आज तक उस पार्क में कोई बच्चा नहीं गया। शुरू में लोगों ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब 3 महीनों में 4 लोग पार्क में बेहोश मिले तो पूरी कॉलोनी में एक ही बात गूंजने लगी, ये पार्क अब पार्क नहीं रहा, एक श्राप बन चुका है। एक लड़का था रितेश, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था I.C कॉलोनी में। उसने इन कहानियों को सिर्फ नाटक समझा और एक रात दोस्तों के साथ चैलेंज लेकर चला गया। उस पार्क के अंदर रात के 12 बजे चांद की रोशनी में पार्क में घंटी बजी और फिर सब कुछ एकदम थम गया। हवा रुक गई, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और एक भयानक सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर लिखा आता है, मैं रितेश हूं। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना मैं जिंदा वापस नहीं आया। इसके बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी, रितेश तू तो कह रहा था डर नहीं लगता, अब बोल डर नहीं लगता। एक पेड़ के पीछे कुछ हिलता है और फिर कैमरा जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, पार्क से रितेश कभी वापस नहीं आया। उसका फोन पार्क के बीच में खून से भीगा मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पार्क सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं था, वो तो बस पहला दरवाजा था। असली डर अभी बाकी था। रितेश की गुमशुदगी के बाद I.C कॉलोनी में दहशत फैल गई थी। लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया कोई सुराग नहीं मिला। पर एक रात रितेश का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन, उसके घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। नीचे झुका तो देखा एक पुराना कैमरा पड़ा था, रितेश का कैमरा, जिसे वो उस रात पार्क में लेकर गया था। डरते डरते अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। पहली फुटेज रितेश दोस्तों संग हंसते हुए पार्क में घुस रहा है। दूसरी फुटेज पेड़ के पीछे से एक परछाई। तीसरी फुटेज चीख और कैमरा गिरने की आवाज। और आखिरी फुटेज एक और चेहरा जो रितेश का नहीं था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें सीधे कैमरे में झांक रही थीं। अर्जुन कांपने लगा। उसी रात उसे सपना आया, एक लड़की सफेद कपड़े में जले हुए चेहरे के साथ उससे बस एक ही बात कहती रही, उसे ढूंढो, वो अभी यहीं है। सुबह उठते ही अर्जुन दौड़ता है उसी पार्क की तरफ।
अब वो पार्क बंद कर दिया गया था, चैन से जड़ा गेट। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। दीवार फांदकर अंदर गया। भीतर घुसते ही उसे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हर पेड़, हर पत्ता उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। सिर्फ एक शब्द, वापस जाओ। अर्जुन ने नजर घुमाई। एक पुरानी झूला दिखाई दी, जो अपने आप हिल रहा था। पास गया, और वहीं झूले के नीचे एक जला हुआ डायरी का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं अभी भी यही हूं, और अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। अर्जुन ने जैसे ही टुकड़ा उठाया, पीछे से जमीन कांपी। एक जोरदार झटका, और जमीन पर एक गड्ढा खुल गया। उसमें से निकली वही लड़की, सफेद लिबास में, आधी जली, लेकिन उसकी आंखें अब बंद थीं। अर्जुन ने जोर से चीखा, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। स्क्रीन पर धीरे से टेक्स्ट आता है। अर्जुन की चीख कॉलोनी वालों ने जरूर सुनी, लेकिन जब तक कोई पहुंचा, पार्क फिर से वैसा ही शांत था। ना अर्जुन था, ना कैमरा। लेकिन उसी दिन शाम को कॉलोनी के एक और लड़के को सपना आया। उसी लड़की का, उसी जलते हुए चेहरे का। वो फिर से कह रही थी, मैं अकेली नहीं रह सकती। अब सवाल ये है, वो कौन है? वो क्यों हर लड़के को बुला रही है? क्या वो कोई आत्मा है, या कोई प्राचीन रहस्य? पार्क फिर से शांत हो चुका था, पर कॉलोनी में अब कोई रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। रितेश गायब, अर्जुन गायब। अब लोग खुलकर मानने लगे थे, उस पार्क में कुछ है जो इंसानों को खुद में खींच लेता है। पर इस बार एक नई आवाज उठी। रितेश की छोटी बहन श्रेया। वो सिर्फ 16 साल की थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसे पता था, रितेश कभी भाग नहीं सकता। कुछ था जो उसे खींच ले गया। अब श्रेया तय कर चुकी थी, वो सच सामने लाएगी। शाम के 6 बजे श्रेया पार्क के बाहर खड़ी थी, चैन वाले गेट के पास। हवा चलना बंद हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घिर चुके थे। श्रेया ने गेट को छुआ, और गेट अपने आप खुल गया। पार्क के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे वो किसी और समय में आ गई हो। पेड़ सूखे नहीं थे, हरे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, और एक बूढ़ा माली पौधे काट रहा था। श्रेया चौंकी। ये क्या हो रहा है? मैं तो 2025 में हूं, फिर ये 1995 जैसा क्यों लग रहा है? वो आगे बढ़ी, और तभी वो माली उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और उसके मुंह से निकला, तू भी आ गई, अब कभी वापस नहीं जा सकेगी। श्रेया पीछे भागी, पर उसके कदम थम गए। हर ओर धुंध छा गई थी। अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक चीज दिख रही थी। एक पुरानी स्लेट, जिस पर खून से लिखा था, जो अंदर आया वो यहीं का हो गया। श्रेया अब डर के बजाय गुस्से में थी। उसने जेब से रितेश की पुरानी चेन निकाली, जो उसे उसके कमरे से मिली थी। जैसे ही वो चेन हवा में लहराई, एक तेज चीख गूंजी। री ते
एक पुरानी झाड़ी के पीछे से एक कंकाल जैसा शरीर बाहर आया, आधा मरा हुआ, पर उसकी आंखें अब भी जिंदा थीं। वो रितेश था, पर अब इंसान नहीं रहा था। श्रेया रो पड़ी। भैया, ये क्या हो गया आपको? रितेश बस एक ही बात दोहराता रहा, भाग जा श्रेया, भाग जा, इससे पहले कि वो तुझे भी ले जाए। श्रेया ने पूछा, वो कौन? और तभी जमीन कांपने लगी, पेड़ झुकने लगे और एक डरावनी परछाई सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला, बाल बिखरे हुए, और वो कह रही थी, अब तेरी बारी है। अचानक एक जोरदार झटका हुआ और श्रेया की चीख पूरी कॉलोनी में गूंजी। स्क्रीन पर लिखा आता है, अगली सुबह पार्क फिर से वैसा ही शांत था, लेकिन गेट पर इस बार एक लाल रंग का रिबन बंधा था, जो सिर्फ रितेश की बहन के पास हुआ करता था। अब रहस्य और गहरा हो गया था। क्या श्रेया बच पाई? वो आत्मा कौन थी? क्या ये कोई पुराना शाप था, या इस कॉलोनी की कोई रूहानी सजा? 3 लोग गायब, रितेश, अर्जुन, अब श्रेया। I.C. कॉलोनी में अब रातें और भी लंबी लगने लगी थीं। लोग अब उस बगीचे के सामने से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी बाकी थी। अर्जुन का बड़ा भाई वेदांत, वो पैरानॉर्मल रिसर्चर था, दुनिया भर की आत्माओं और रहस्यों की तह तक जा चुका था, पर इस बार बात निजी थी। उसका छोटा भाई भी उसी बगीचे में खो चुका था। वेदांत आया। उसने पुरानी फाइलें खंगाली, 30 साल पुराना अखबार पढ़ा, और उसे एक नाम मिला, एलिना डिसूजा। एक लड़की जो साल 1993 में इसी पार्क में खेलने आती थी। एक दिन बारिश में फिसलकर गिरी और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पर कॉलोनी के किसी ने मदद नहीं की। वो वहीं पड़ी रही, गिड़गिड़ाती रही, और अंत में उसकी मौत हो गई। कहते हैं, मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, जिन्होंने मुझे नहीं बचाया, अब मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी दिन से पार्क बदल गया और एलिना की आत्मा वहीं बस गई। जो भी पार्क में गया, उसे वही दर्द झेलना पड़ा, वही तड़प, वही अकेलापन। वेदांत ने एक उपाय निकाला। उसने एलिना के पुराने घर से उसकी एक गुड़िया निकाली, जिसे वो बचपन में अपने सीने से लगाकर सोती थी। रात के ठीक 12 बजे वेदांत पार्क के गेट पर पहुंचा। उसने चुपचाप वो गुड़िया दरवाजे के बीच रख दी और कहा, मैं नहीं आया तुझे हराने, मैं आया हूं तुझे आजाद करने। चारों ओर काली हवा चलने लगी, पेड़ कांपने लगे, और फिर वही आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था, बस एक मासूम सी लड़की जो सिसक रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या अब मैं जा सकती हूं? वेदांत ने कहा, हाँ एलिना, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। आसमान से रोशनी गिरी और एलिना की आत्मा मुस्कुराकर गुड़िया में समा गई। अगले ही पल पार्क से एक के बाद एक 3 साए निकले। रितेश, अर्जुन और श्रेया, तीनों जिंदा थे, कमजोर, डर से थके हुए, पर जिंदा। पार्क की हवा अब बदली हुई थी। वो डरावनी सर्दी अब एक गर्माहट में बदल चुकी थी। झूले फिर से हिल रहे थे, बच्चों की हंसी वापस आ गई थी।
स्क्रीन पर लिखा आता है आईसी। कॉलोनी का वो बगीचा अब शापित नहीं रहा, क्योंकि कोई था जिसने आत्मा की चीख को सुना और उसे शांति दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात एक दूसरी कॉलोनी में एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, मां, एलिना आज मेरी गुड़िया में खेलने आई थी। THE एंड